रेजिग्नेशन एप्लीकेशन निकाली और प्रेसिडेंट को दे दी। दीवार के सहारे मैं नीचे जाने की कोशिश करने लगा। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि मुझे धुंधला धुंधला जोयांशु दिखाई दी। मैं उसे इग्नोर करके साइड से निकलने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। अभी लाइट्स ऑन होने के बाद तुमने मुझे उस अजीब नजरों से क्यों देखा था? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही सिस्टर कैनियो में मुझे किस नहीं किया, उसका भी एक रीजन था। वो मेरी रिस्पेक्ट करती है। उसकी बातें सुनकर मेरी हंसी छूटने ही वाली थी, लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त मैं कुछ भी कहूं जोयांशु नहीं समझेगी। इसलिए मैंने बस अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहकर मैंने उसका हाथ छुड़ाया और जाने लगा, लेकिन जोयांशु ने मुझे और जोर से पकड़ लिया और लगातार मुझे गालियां देने लगी। हम दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। मेरे पैर वैसे ही लड़खड़ा रहे थे और उसके खींचने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं सीधा पीछे की तरफ गिरा और उन ऊंची सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता चला गया। जोयांशु भी घबरा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो भी मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ऊपर से गिरने की आवाज सुनकर जो स्टूडेंट्स अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे, वो तुरंत मुड़े और वापस भागे। हम दोनों को इतनी बुरी तरह घायल देखकर सब घबरा गए। आखिर में लिन कैन्यू ने किसी को कांटेक्ट किया और हमें अपने फैमिली हॉस्पिटल भेज दिया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी हड्डी क्रैक हो गई है और अगर टाइम पर सर्जरी नहीं हुई तो मैं हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो सकता हूँ। जब से उसे पता चला कि हमें चोट लगी है, उसकी नजरें मुझसे एक पल के लिए भी नहीं हटी। मेरे पीले पड़े चेहरे और माथे से टपकते पसीने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मेरे दर्द को फील कर रही थी और उसका दिल भी दर्द से तड़प रहा था। ऑपरेशन थिएटर रेडी था, लेकिन हॉस्पिटल में अभी सिर्फ एक ही एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद था जो ये सर्जरी कर सकता था। लिन क्यून्यू को डिसाइड करना था कि पहले सर्जरी किसकी होगी। उसने बिना सोचे मेरी तरफ देखा और मेरी नजरें भी उसी पर थी। मेरी उन आंखों में अब पहले वाला प्यार और पागलपन नहीं था, बस एक मरे हुए तालाब जैसी शांति थी। मेरी उस नजर को देखकर लिन क्यून्यू का दिल जोर से कांप उठा। मिस, प्लीज जल्दी डिसाइड कीजिए, पहले की सर्जरी करनी है। मैं स्ट्रेचर पर अपने पीले पड़े चेहरे के साथ लेटा हुआ था। बेहोश होने से ठीक एक सेकंड पहले मैंने लिन क्यून्यू को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक नाम लेते हुए सुना, जुयांशु। पहले जुयांशु को बचाओ। जल्दी ही डॉक्टर्स जुयांशु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया, तब तक एक दिन बीत चुका था। आंखें खोलते ही सबसे पहले मैंने अपने पैरों को हाथ लगाकर चेक किया। जब मुझे फील हुआ कि मेरे पैर अभी भी सही सलामत हैं, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। थैंक गॉड, मैं डिसेबल्ड नहीं हुआ। खबर मिलते ही मेरे पेरेंट्स तुरंत आ गए और मुझे टॉप फ्लोर के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां वो मेरी देखभाल करने लगे। 2 घंटे बाद जुयांशु को मेरे ठीक सामने वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया। लिन क्यून्यू खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आई। चेकअप्स में आसानी हो इसलिए दोनों वार्ड्स के दरवाजे खुले हुए थे और मैं सामने वाले वार्ड में जो कुछ भी हो रहा था वो सब साफ साफ सुन सकता था। जुयांशु दर्द से परेशान थी तो लिन क्यून्यू को अलग अलग बातों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल का खाना उसे पसंद नहीं आ रहा था तो लिन क्यून्यू खुद घर जाकर उसके लिए लाइट और हेल्थी खाना बनाकर लाई। वार्ड में खाली बैठे उसे बोर फील हो रहा था तो लिन क्यून्यू उसके टाइम पास के लिए अलग अलग मजेदार चीजें लेकर आई। इन 10 दिनों में वो दोनों इतने क्लोज हो गए कि नर्सेस भी गॉसिप करने लगी कि क्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर को उनका होने वाला दामाद मिल गया है। मैं चुपचाप ये सब सुनता रहा और मैंने कोई दखल नहीं दिया, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि लिन क्यून्यू ये सब नाटक सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कर रही है। आखिरकार मैंने इस वार्ड का दरवाजा सैकड़ों बार बंद किया था, लेकिन हर बार दरवाजा बंद होते ही कोई नर्स चेकअप के लिए आ जाती। ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं। डिस्चार्ज वाले दिन मुझे बेसमेंट पार्किंग में वो दोनों फिर मिल गए। मुझे आता देख लिन क्यून्यू ने व्हील चेयर पर बैठी जुयांशु को उठाया और कार में बिठा दिया। लू चेंजो, मैंने सुना है तुम क्यून्यू के घर के सामने ही रहते हो, चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था तो मैंने बिना सिर उठाए सीधा अपनी कैब में बैठ गया। जब कैब मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंची, मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प लेने से मना कर दिया और अपनी क्रचेस के सहारे अकेले ही घर चला गया। एलिवेटर बेसमेंट 1 से फर्स्ट फ्लोर पर आई। लिन क्यून्यू जिसे जुयांशु को घर छोड़ने जाना था, वो अचानक एलिवेटर के अंदर आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एलिवेटर 17th फ्लोर पर रुकी। लिन क्यून्यू दरवाजे के पास खड़ी थी और बाहर नहीं जा रही, इसलिए मुझे अपनी क्रचेस के सहारे थोड़ा घूमकर पहले बाहर निकलना पड़ा। मैं धीरे चल रहा था, लेकिन मेरे पीछे आ रही लिन क्यून्यू मुझसे भी धीरे चल रही। मैं फील कर सकता था कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने पासवर्ड डालना चाहा, लेकिन अचानक मेरी क्रच जमीन पर गिर गई। मुझे दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे झुकना पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी क्रच पकड़ी, अचानक मेरे सामने एक परछाई सी आई। लिन कैन्यू भी नीचे बैठ गई थी, शायद मेरी क्रच उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिली, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने खुले हुए शूलेस बांधने का नाटक करने लगी। मेरे चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। मैंने अपनी क्रच उठाई, धीरे धीरे खड़ा हुआ और रूम के अंदर चला गया। घर पर लंबे समय तक रेस्ट करने के बाद फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ गया। हालांकि मुझे जल्द ही विदेश जाना था, लेकिन अब मैं थोड़ा चल सकता था, इसलिए मैंने एग्जाम पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन नहीं दी और एग्जाम देने चला गया। लेक्चर हॉल में बहुत सीढ़ियां थी और मेरे पैरों की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं बीच में फर्स्ट रो में बैठ गया। थोड़ी देर में लिन कैन्यू जुयांशु को सहारा देकर अंदर लाई। मुझे देखते ही जुयांशु ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया कि उसके पैर में दर्द है और उसे फर्स्ट रो में ही बैठना है। लिन कैन्यू उसे मेरे बगल वाली सीट तक ले आई और खुद दीवार के साथ वाली सीट पर बैठ गए। एग्जाम जल्द ही शुरू हो गया। जुयांशु ने वेट किया
और जैसे ही टीचर आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरा, उसने चुपके से पेपर की एक चिट मेरी डेस्क पर फेंक दी, जो बीच के आयल से पार होकर मेरे पास आई। मेरा पेन पकड़ा हुआ हाथ रुक गया। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले ही टीचर मुड़ा और उसने मुझे डांट दी। एग्जाम से पहले ही मैंने बार बार कहा था कि मार्क्स कम आए तो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। चीटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं, और तुमने जानबूझकर ये गलती की है। लू चेनचाओ, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल किया जाता है। तब जाकर मुझे समझ आया कि यू यानशु का असली प्लान क्या था, लेकिन मैं चुपचाप ये इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और अपने डिफेंड में कहा कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। बदकिस्मती से सुबह ही टीचिंग बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, इसलिए क्लास का सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं था। यू यानशु के चेहरे पर हैरानी से खुशी में बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लिन क्यानयू यू यानशु के बगल में बैठी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। टीचर भी किसी बेकसूर को सजा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत लिन क्यानयू को आगे बुलाया। किंगडा की टीचिंग बिल्डिंग लिन फैमिली ने ही इन्वेस्ट की थी। लिन क्यानयू को किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं, और वो हमेशा फेयर रहती, इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच उसकी बात को बहुत अहमियत दी जाती। पूरी बात सुनने के बाद लिन क्यानयू ने आंखें उठाकर मुझे देखा और फिर बहुत ही कामनेस के साथ बोली, जिसने चीटिंग की वो यू यानशु नहीं है। उसके ये कहते ही मेरे ऊपर लगा इल्जाम पक्का हो। लू चेनचाओ, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? तुमने चीटिंग की, उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और उल्टे अपनी क्लासमेट पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम सच में सुधरने वाले नहीं। तुम्हारे पिछले मार्क्स भी कहीं चीटिंग से तो नहीं आए थे? कुछ भी हो जाए, इस बार मैं इसे पूरे स्कूल में अनाउंस करके तुम्हें पनिश करूंगा। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फ की खाई में गिर गया। मुझे लगा था कि सही और गलत के बीच फैसले के वक्त लिन क्यानयू हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद वो यू यानशु को बचाने के लिए झूठ बोलेगी। अब मैं कितनी भी सफाई दे दूं, सब बेकार था। मैंने लिन क्यानयू को गहरी नजरों से देखा और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। मेरी उन लाल आंखों को देखकर लिन क्यानयू अचानक घबरा गई। वो बिना सोचे मेरे पीछे आई और मेरा रास्ता रोक। लू चेनचाओ, मुझे पता है इस मामले में गलती यानशु की थी, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में बातें बनाएं। उसने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं कहा, बस यू यानशु को डिफेंड करने में लगी हुई थी। मुझे तो शक होने लगा था कि उस दिन जो फोटोज मैंने देखी थी वो कहीं कोई सपना तो नहीं था, तो इसी वजह से तुमने मुझे फंसाने में उसकी मदद की। वो लोगों के ताने नहीं सह सकती, लेकिन मैं सह सकता हूँ, है ना? लिन चेनयू, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें 99 टाइम्स प्रपोज किया है तो मैं बहुत बेशर्म हूँ और मैं इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ कि मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये हालत देखकर लिन चेनयू की बाई आंख फड़कने लगी। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, ये सिर्फ एक एग्जाम है, क्रेडिट्स बाद में मेकअप किए जा सकते हैं। आज तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, मैं आगे चलकर उसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक करना? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती, फिर इसे कैसे ठीक करोगी? मेरा ये मजाक उड़ाने वाला टोन सुनकर लिन चेनयू का दिल बैठ गया और वो लगभग अपने दिल की बात बोलने ही वाली थी। किसने कहा मैं पसंद नहीं करती? ये बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। उसने जल्दी से खुद को रोका और कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हारे 100th प्रपोजल के दिन मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगी। लिन चेनयू बस यही कहने वाली थी कि वो मेरे प्रपोजल को पक्का एक्सेप्ट कर लेगी। पहले वो इतनी आसानी से अपनी फीलिंग शो नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और बोला, तो फिर उस कैलेंडर के पेजेस फाड़ती रहो और आखिरी दिन का वेट करो। मुझे अपना हाथ पीछे खींचते देख लिन चेनयू भी हैरान रह गई और आखिरकार उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। ठीक है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं तुम्हें जरूर एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दूंगी। मेरे जाने से 3 दिन पहले वो अपार्टमेंट जो मैंने सेल के लिए डाला था वो बिक गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई और मैंने तुरंत साइन कर दिया। मैं 3 दिन बाद शिफ्ट हो जाऊंगा। इन कुछ दिनों में मैं घर का सारा सामान साफ कर दूंगा और नया ओनर तब यहाँ आ सकेगा। एजेंट ने डेट्स नोट की और मैं उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया। दरवाजा खुलते ही लिन चेनयू 2 बैग्स लिए बाहर आई। उसने कुछ देर तक एजेंट को घूर कर देखा और फिर बहुत पोलाइटली कहा, गुड मॉर्निंग। एजेंट ने भी हैरानी में रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। एलिवेटर के नीचे जाने के बाद मैं मुड़कर अपने रूम में जाने ही वाला था कि अचानक लिन चेनयू ने मुझे रोक लिया और अपने हाथ में पकड़ा एक बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं बस वहां से गुजर रही थी। मैंने ये थोड़ा ज्यादा ले लिया है और मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम थोड़ा ट्राई करना चाहोगे? मैंने उस बैग की तरफ एक नजर डाली। वो मेरे फेवरेट ड्राई फ्रूट्स थे। ये शॉप ईस्ट साइड में थी, जहां आने जाने में 2 घंटे लगते थे और वहां 1 घंटे की लाइन में लगना पड़ता था। वो स्पेशली मेरे फेवरेट स्नैक्स खरीदने गई थी और फिर उसे मुझे देने का बहाना ढूंढ लाई। मैंने बिना कुछ कहे वो बैग ले लिया, लेकिन घर के अंदर जाते ही मैंने उस बैग को हवा में उछाल कर फेंक दिया और वो सीधा डस्टबिन में जाकर गिरा। जाने से 2 दिन पहले मैं प्रिंटिंग शॉप गया और मैंने हजारों रुपए खर्च करके 5 उंगलियों के साइज के 10,000 कार्ड्स प्रिंट करवाए। मैं अपने पुराने हॉस्टल गया और अपने रूममेट्स को एक काम दिया। मैंने उनसे कहा कि 3 तारीख को वो मेन बिल्डिंग की छत पर जाएं और इन कार्ड्स को पूरे स्क्वायर पर उड़ा दें। रूममेट्स को भी पता था कि हाल ही में क्या हुआ है। मुझे अभी भी हार न मानता देख वो सब मुझे समझाने लगे, चंचू
चेंजू, रहने दो ना। लिन चैनयू ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम खुद को और क्यों तकलीफ दे रहे हो? हाँ यार, उसने सच में बहुत गलत किया है। तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती वो। हालांकि मैं मूव ऑन कर चुका था, लेकिन अपने दोस्तों को अपनी इतनी परवाह देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बस मेरे लिए वो कार्ड्स उड़ा देना। मैंने पहले ही एक क्लीनिंग कंपनी हायर कर ली है जो बाद में सब साफ कर देगी, और मेरा प्रपोज करने का कोई प्लान नहीं है। मैं असल में हमेशा के लिए गुड बाय कहना चाहता हूँ। मेरी बातें सुनकर वो सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और मुड़कर वहां से चला गया। मुझे दूर जाते देखकर मेरे रूममेट्स ने कार्ड बॉक्स खोला और उसमें से एक कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लू चेनजियू अब कभी लिन शैनियो को पसंद नहीं करेगा। जाने से एक दिन पहले मैं स्कूल गया और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद घर आकर पैकिंग शुरू कर। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए सिर्फ आधा साल हुआ था, इसलिए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं, लेकिन जो था उसमें से ज्यादातर लिन शैनियो से जुड़ा। मैंने कुछ बॉक्सेस लिए और उन सब चीजों को उसमें भेज। वो स्कार्फ जिससे बुनने में मुझे आधा महीना लगा था, मैंने उसे उधेड़ कर सिर्फ एक धागे का गोला बना। वो सिरामिक वेस्ट जो उसने चैरिटी में दिया था और मैंने उसे बहुत मुश्किल से ऑक्शन में खरीदा। मैंने उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी। जो लव लेटर्स मैंने रातों को जागकर उसके लिए लिखे थे, मैंने वो सब पेपर श्रेडर बॉक्स डस्टबिन में। उन सारी चीजों के जाते ही मेरा और लिन शैनियो का सारा पास्ट खत्म। आखिर में घर में सिर्फ 2 कपड़े बचे। ये वही शर्ट और लूज ब्लैक जीन्स थी जो उसने उस दिन पहनी थी जब हम पहली बार मिले। मैंने माचिस जलाई और उन्हें जलाकर राख कर दी। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लिन शैनियो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। मैंने बहुत कामली उससे कहा, बस कुछ फालतू का कचरा साफ कर, और मुड़कर अपस्ट्रेस चला। अगले दिन सुबह होते ही मैं सामने वाले दरवाजे की आवाजों से उठ गया। मैंने नींद में अपनी आंखें खोली और टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाया। तभी मैंने नोटिफिकेशन बार में लगातार आते हुए ढेरों मैसेजेस देखे। मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ये सारे मैसेजेस 20 से ज्यादा लोगों के ग्रुप से आ रहे हैं। 1 साल पहले लिन शैनियो की पसंद जानने के लिए मैं चुपके से इस ग्रुप में जुड़ा था। मैं उस ग्रुप से लीव होना भूल गया और लिन शैनियो को भी नहीं पता था कि मैं उस इतनी सुबह सुबह जो लोग बातें कर रहे थे वो लिन शैनियो की हॉस्टल फ्रेंड्स थी। जैनियो इतनी जल्दी उठ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्साइटमेंट के मारे तुम रात भर सोई ही नहीं? ये भी कोई पूछने की बात। वो कल रात 11 बजे से ही तैयारी में लगी। क्या इस बार सच में तुम लू चेनजियू का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली हो? यहाँ तक स्क्रॉल करने के बाद मेरे हाथ रुक गए। मैंने देखा कि नीचे लिन शैनियो ने एक लंबा सा मैसेज टाइप किया हुआ था। प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमारा साथ आना तो वैसे भी तय। अब ये फालतू के सवाल मत, मुझे ये बताओ कि आज कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी, ये वाली या ये वाली? उसके भेजी गई दर्जनों ड्रेसेस की फोटोज देखकर ग्रुप में खलबली मच गई। हे भगवान, इतनी सारी तैयारियां! क्या ये हमारी वही कोल्ड स्कूल ब्यूटी है जो लड़कों से दूर रहती थी? उन सब के रिएक्शंस के बीच लिन शैनियो ने सिर्फ एक ही रिप्लाई की, मैं उसे बहुत पसंद करती और इस जिंदगी में मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। ये एक लाइन देखकर मेरी हंसी छूट गई और मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। उसका ये मुझे पसंद है वाला मैसेज देखकर मुझे ओ हेनरी की कहानियों की तरह एक बहुत बड़ा मजाक महसूस हुआ। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने 99 टाइम्स मेरा प्रपोजल रिजेक्ट और मुझे सबके सामने एक मजाक बनने। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए वो मुझे इग्नोर करती थी और जानबूझकर दूसरे लड़कों के क्लोज जाकर मुझे जेलस फील कराती। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने सच को झूठ में बदलकर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरी सच्ची फीलिंग्स को पैरों तले रौंद दिया। अगर उसका प्यार ऐसा है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। ग्रुप चैट में मैसेजेस अब और तेजी से आ रहे थे। हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों ने वहां की कुछ फोटोज भेजी। अभी बस 7 बज रहे थे, लेकिन स्क्वायर में पहले से ही बहुत भीड़ जमा हो गई। सब मेरा 100th प्रपोजल देखने आए थे। जैनियो जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो कि प्रपोजल शुरू हो जाए और तुम जो मेन हीरोइन हो तुम्हें अंदर घुसने की जगह नहीं मिले। मैं ग्रुप से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने देखा लिन चेनयू ने मुझे एक मैसेज भेजा था, मैं निकलने वाली हूँ और तुम? मैं भी निकलने के लिए तैयार हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं हमेशा के लिए निकलने वाला हूँ। मुझे अचानक ये देखने का बहुत मन हुआ कि ग्राउंड पर उन कार्ड्स को हवा में उड़ता देखकर लिन चेनयू का रिएक्शन क्या हो। जब उसे पता चलेगा कि मैं देश छोड़कर जा चुका हूँ तो उसे कैसा फील होगा। लेकिन अफसोस, मैं वो सब नहीं देख पाऊंगा। आज के बाद लिन चेनयू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने आराम से अपनी पैकिंग खत्म की, मुड़कर उस खाली रूम को देखा और फिर अपना फोन निकालकर लिन चेनयू के सारे नंबर्स और अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ये सब करने के बाद मुझे इतनी शांति मिली जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। मैंने अपना सूटकेस उठाया, मुड़कर दरवाजे से बाहर निकला और अपनी एक नई और बेहतरीन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा। 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी। स्क्वायर में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आना पड़ा। नीचे इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर मेरे रूममेट्स हैरान रह गए और खुशी से बातें करने लगे। इतने सारे लोग, इसका मतलब है जो भी होने वाला है वो तुरंत पूरे स्कूल में फैल जाएगा। ये अच्छा ही है, वरना चैन झू के जाने के बाद भी लोग पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते रहेंगे। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि टाइम हो गया। 8:59 हो गए हैं। चैन झू पहुंच चुका होगा। जल्दी करो, जो कार्ड्स फेंकने वाले हैं और जो फोटोज क्लिक करने वाले हैं सब रेडी हो जाओ। हमें चैन झू के फ्लाइट में बैठने से पहले उसे ये नजारा जरूर दिखाना है। उनकी बात खत्म होते ही 9 बजे का अलार्म बज उठा। 2 लड़के राइट और लेफ्ट साइड में अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए और विंडो पर रखे उन कार्ड्स के ढेरों को हवा में उड़ा दी। पल भर में ही वो
सफेद कार्ड 16 फ्लोर की छत से हवा में तैरते हुए नीचे गिरने लगे। स्क्वायर में खड़े किसी कमजोर नजर वाले स्टूडेंट ने चिल्लाकर कहा, देखो स्नो गिर रही है, और सबने अपना सिर ऊपर उठा लिया। जैसे ही वो कार्ड्स नीचे गिरने वाले थे, लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगाई, ये देखने के लिए कि आखिर उन पर क्या लिखा है। और स्क्वायर के बिल्कुल बीच में खड़ी लिन चेन यू भी अपना सिर उठाकर ऊपर देख रही थी। उसके साथ खड़ी लड़कियां भी इस नजारे को देखकर हैरान थी। वाओ, ये कितने सारे हैं, कम से कम 10,000 कार्ड्स होंगे। लू चेंजू ने सच में बहुत मेहनत की। अपनी सहेलियों की ये तारीफें सुनकर लिन चेन यू का दिल भी उम्मीदों से भर गया। उसने अपना हाथ ऊपर किया और एक कार्ड कैच कर ली। उसने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे पलटा, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लिखे वर्ड्स पढ़े, उसके चेहरे की स्माइल वहीं जम गई। उसके बगल में खड़ी सहेलियां उसे चिढ़ाने के लिए आगे आईं, लेकिन कार्ड पर लिखे वर्ड्स देखकर उनकी भी आंखें फटी रह गई और वो हकलाते हुए बोली, ये इम्पॉसिबल है, पक्का कोई गलती हुई है। वो उसे दिलासा देते हुए नीचे गिरे बाकी कार्ड्स उठाने लगी और लिन चेन यू को दिखाने लगी, लेकिन उन नए कार्ड्स पर भी बिल्कुल सेम चीज प्रिंट थी। लू चेंजू अब कभी लिन चेन यू को पसंद नहीं करेगा। अब सब लोग सच में घबरा गए थे। उन्होंने जल्दी से अपने बगल में खड़े लोगों के हाथ से कुछ कार्ड्स छीन लिए, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद उनके दिलों का डर और बढ़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये प्रपोजल है? ये क्या बकवास लिखी? कहीं किसी ने जानबूझकर गड़बड़ तो नहीं की है? वो लोग अभी भी बहाने बना ही रहे थे कि तभी भीड़ में खड़े बाकी लोगों के हाथ में भी कार्ड्स आ गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, लू चेंजू अब कभी लिन चेन यू को पसंद नहीं करेगा। अरे तो ये प्रपोजल नहीं था यार, सबको यहाँ बेवकूफ बनाकर बुलाया गया सिर्फ ये क्लियर करने के लिए। इतनी मेहनत से प्रमोशन किया, अब तो पूरे स्कूल को पता चल गया। लोगों की तेज होती इन आवाजों और बातों को सुनकर लिन चेन यू के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल जकड़ लिया हो। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सब कुछ ब्लैंक हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी और डर साफ दिखा जा सकता था। स्क्वायर में खड़े हजारों लोग पंजों के बल उठकर उसका रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहे थे और सबकी उम्मीदों के मुताबिक उसने अपने हाथ के कार्ड्स फेंक दिए और तेज कदमों से मेन बिल्डिंग की तरफ भागने लगे। तमाशा देखने वाले लोग भी तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगे। आखिरी कार्ड्स का बंडल नीचे फेंकने के बाद रूममेट्स भी जाने की तैयारी कर रहे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, सामने से लिन चैन यू आ गई। वो अपनी सहेलियों के साथ भागकर ऊपर आई थी और कुछ ही सेकंड्स में उनके पीछे तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ भी वहां आ गई। लिन चैन यू को देखकर रूममेट्स ने तुरंत उसे ताना मारना शुरू कर दी। ओहो, तो ये हमारी चिंगडा की स्कूल ब्यूटी है ना? क्या तुम कहती नहीं थी कि लू चेंजो तुम्हारे लायक नहीं है? तो फिर तुम इस बोरिंग से तमाशे में हिस्सा लेने क्यों आई हो? उनकी ये तानेबाजी सुनकर लिन चैन यू के हाथ कसकर मुट्ठी बन गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पूछा, क्या ये कार्ड्स तुम लोगों ने अपनी मर्जी से नीचे फेंके हैं? अपनी मर्जी शब्द सुनकर तीनों लड़के जोर से हंस पड़े। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ? ये सब लू चेंजो ने बहुत सारे पैसे खर्च करके प्रिंट करवाए थे और बहुत मेहनत से स्कूल तक लेकर आया था। हम तो बस उसका आखिरी काम पूरा करने वाले मजदूर हैं। ये सुनकर पीछे खड़े स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। लिन चैन यू को तो लू चेंजो पसंद नहीं था ना? अब जब उस लड़के ने हार मान ली है तो ये इतनी बेचैन क्यों हो रही? तुम्हें क्या पता, नॉवेल्स की लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि एक घमंडी लड़की का घमंड टूट गया है और अब वो अपने प्यार के पीछे भाग रही है। मुझे तो लगता है कि अगर वो अब रिग्रेट कर रही है तो वो इसी लायक है। जब उसने पहले 99 टाइम्स उसे इग्नोर किया तब वो क्या कर रही थी? लोगों की ये बातें लिन चैन यू के दिल में तीखे चाकुओं की तरह चुभ रही और उन्होंने उसके लंबे समय से चले आ रहे कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दी। इन 2 सालों में उसे लगा था कि वो मुझे पूरी तरह समझती है और मेरे थॉट्स और एक्शंस को इजीली कंट्रोल कर सकती, और आखिर हुआ भी वैसा ही। मेरे पिछले 99 प्रपोजल्स बिल्कुल वैसे ही खत्म हुए थे जैसे उसने सोचा था। उसे लगा था कि 100th टाइम सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरे और उसके बीच एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन जब उसे लग रहा था कि वो पूरी तरह जीत चुकी है, मैंने पूरी दुनिया के सामने उसे सबसे बड़ा झटका दिया। अब वो पहले की तरह शांत और केयरलेस होने का नाटक नहीं कर पा रही। उसकी असलियत